Good morning, students. History, Lesson 4, Mughal Empire. Topic is Mughal relations with other rulers. As the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily, but many resisted as well. मुगल्स जब पावरफुल होते चले गए, जब उनकी शक्तियों का विस्तार होता चला गया, उस समय बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे राजा थे जिन्होंने कि उनको ज्वाइन कर लिया। कुछ ने उनके साथ मैरिज रिलेशंस बनाए, कुछ ने किसी और तरीके से बनाकर उनके साथ जुड़ गए और उनको बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस जो थी वहाँ पर मिल गई। लेकिन बहुत सारे जो लोग थे वो उनसे अलग भी रहे। The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. जो जिसको भी वो हराते थे, लेकिन क्या होता था, हराने के बाद फिर उसको किसी भी तरह से ह्यूमिलेट नहीं करते थे, जबकि उसको उसका साम्राज्य वापस लौटाकर उसको राज करने के लिए दे देते थे। जिससे क्या हुआ, बहुत सारे राजा जो थे उनसे बहुत प्रभावित हो गए और बहुत सारे राजा जो थे उनके साथ जुड़ गए। मनसबदार्स एंड जागीरदार्स, groups coming from different backgrounds such as Iranians, Indians, Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas joined Mughal service were enrolled as Mansabdar. ये अलग अलग जो ग्रुप से लोग आए, जब ये आकर मुगल्स के साथ जुड़े और उन्होंने अपनी सर्विसेज जो थी उसमें उनको ज्वाइन कर लिया, तो उस समय उनको एज अ मनसबदार एनरोल किया गया। द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवर और कैवलरीमैन। मनसबदार जो होता था उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, वो अपनी मिलिट्री जो होती थी उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखता था और उसको जितने घुड़सवार चाहिए होते थे उनकी जो संख्या होती थी उसको मेंटेन करके रखता था, ताकि अगर राजा को कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो वो मनसबदार जो है वो राजा की उस जो युद्ध की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स। मनसबदार जो थे उनको सैलरीज जो थी वो कहाँ से आती थी, जो राजा उनको जागीर देते थे उसके ऊपर जो टैक्स आता था उस टैक्स से जो थी मनसबदार की सैलरीज जो उसको पूरा किया जाता था। ज़बत एंड ज़मींदार्स, the main source of revenue was tax on the produce of peasants. The intermediaries who collected taxes were called zamindars. जो पीजेंट्स जो प्रोड्यूस करते थे उसके ऊपर जो टैक्स होता था वही राजा के लिए एक मेन इनकम का सोर्स जो था वो होता था। जो इंटरमीडिएटर्स होते थे, जो राजा और जो पीजेंट होता था उसके बीच में जो इंटरमीडिएटर्स होते थे उनको ज़मींदार कहा जाता था और ये अपना टैक्स कलेक्शन का काम जो था वो करते थे। ज़बत was the revenue system which was started by when Akbar's revenue minister Todermal carried out a careful survey of crop yields and fixed tax on each group in cash. ज़बत जो था वो एक रेवेन्यू सिस्टम था और अकबर के समय में उस समय स्टार्ट किया गया जब उसका रेवेन्यू मिनिस्टर जो था वो टोडरमल था। उसने एक केयरफुल सर्वे किया, उसने देखा कि क्रॉप की प्रोडक्शन जो है वो कितनी है, जितनी क्रॉप की प्रोडक्शन होगी उसके ऊपर ही उसने टैक्स जो था फिक्स किया। उसने लैंड की मेजरमेंट्स की, फिर उसने वहाँ पर रहकर उनकी क्रॉप जो थी उसकी प्रोडक्शन देखी कि किसी लैंड पर प्रोडक्शन जो है वो निकलती कितनी है, क्योंकि लैंड ज़्यादा होने से क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर लैंड पर प्रोडक्शन जो है वो इक्वल आए। जब उसने ये बात देखी फिर उसके बाद उसने टैक्स जो था उसको फिक्स किया और वो क्रॉप के फॉर्म में हो सकता था या फिर कैश फॉर्म में जो था वो टैक्सेस कलेक्ट किए जा सकते थे। अकबर्स पॉलिसीज़, अकबर ने बहुत सारी पॉलिसीज जो थी उनको फॉलो किया था। अबुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस कॉल्ड सूबास गवर्नड बाय सूबेदार हु carried out both political and military functions. अबुल फजल जो थे वो उनका एक दरबारी था जिसको कि उन्होंने अपने समय की डिटेल्स जो थी उनको लिखने के लिए कहा था और उसने आने अकबरी में ये सारी डिटेल्स लिखी थी, जिसमें उसने बताया था कि जो उनका एम्पायर था उसको छोटे छोटे सूबास जो थे उनमें बांट दिया गया।
जैसे आज के समय में हमने अपने देश जो होता है उसको छोटे भागों में बांट लेते हैं, हम अपनी पावर्स जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और फिर मेन पावर जो होती है वो हमारी हेड जो होता है कंट्री का उसके पास रहती है। उसी तरह उस समय भी था, जो मेन पावर्स थी वो अकबर के हाथों में रही, लेकिन उसने अपने जो उसका साम्राज्य था उसको उसने छोटे छोटे भागों सूबाज में बांट लिया और जो उसको गवर्न करता था उसको सूबेदार कहा जाता था, जो कि दोनों ही फंक्शंस देखता था, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो मिलिट्री फंक्शंस हो, वो दोनों को ही देखता था। ईच प्रोविंस हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। हर प्रोविंस में एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जो कि पूरे फाइनेंस का पैसा कहाँ पे आए, कहाँ से आएगा, कहाँ पर लगाया जाएगा, इस सारे का हिसाब किताब रखता था, उसको दीवान कहा जाता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स। जो उसकी साम्राज्य में जो शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम होता था उसको कौन करता था? सूबेदार जो था उसको और बहुत सारे ऑफिसर्स जो होते थे वो साथ में उसके काम करते थे। अकबर स्टार्टेड द आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस, which was the idea of tolerance that did not discriminate between people of different religions in his realm. अकबर जो था उसने सुलह कुल का एक आइडिया शुरू किया जिसका की अर्थ था यूनिवर्सल पीस, कि सारी जगह पर शांति व्यवस्था बनी रहे। शांति व्यवस्था कब बनी रहती है? जब हम सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सबका सम्मान करते हैं, उस समय में जो होती है वो शांति व्यवस्था बनी रह सकती है। अकबर ने भी इसी पॉलिसी को फॉलो किया था और उसने सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया, जिससे उसके साम्राज्य का और ज़्यादा विस्तार हुआ। द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। जो पॉलिसीज़, जो प्रिंसिपल्स अकबर ने शुरू किए थे, आगे उनको जहांगीर और शाहजहां ने भी उनको फॉलो किया था। द मुगल एम्पायर इन द 17th century एंड आफ्टर, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री efficiency of Mughal Empire led to the great economic and commercial prosperity. जितना भी इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी जो थी मुग़ल एम्पायर में क्यों आई? क्योंकि उनकी जो मिलिट्री थी वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थी और उन्होंने जितनी भी पॉलिसीज़ अपनाई थी वो लोगों के लिए फेवरेबल थी। इसी वजह से उनकी इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि जो थी वो बढ़ती चली गई। द मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार्स स्पेंट लार्ज पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स which benefited the artisans and the peasantries who supplied them with goods and produce. जो मुग़ल एम्परर्स थे उन्होंने जो उनके मनसबदार थे उन्होंने अपनी उनकी इनकम था उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो था वो अलग अलग लोगों की सैलरीज पर, और जो चीज़ें जिससे कि लोगों को बेनिफिट हो सकता था, जैसे कि आर्टिशंस थे, पीजेंट्स थे, उनको जितना भी बेनिफिट दिया जा सकता था उसके लिए उन्होंने उस पैसे को खर्च किया। इन द लेट 17th century द enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people. जब 17th सेंचुरी के ख़त्म होने के आसपास तक क्या था कि उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और वेल्थ जो थी वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, जिस वजह से मुग़ल एम्पायर जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। As the authority of the Mughal emperor slowly declined, his servants emerged as powerful centers of power in the regions. जब मुग़ल एम्परर जो थे वो धीरे धीरे उनकी समृद्धि जो थी वो डिक्लाइन होनी शुरू हुई, उस समय जो उनके सर्वेंट्स थे, बीच में से बहुत सारे लोग जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते थे किस समय पे, वो अपने अपने एरिया में ज़्यादा पावरफुल हो गए। बाय द 18th century